Class, now we are at the end of the electrostatic topic, and now in these one or two lectures I'll just summarize all the important points and the questions in which children get confused. And one of the questions, such type of question, is when you are given equipotential surfaces and you are asked to calculate electric field. This is a question in which most of the students are confused and they are not getting how and what things we have to keep in mind and how to solve these problems. So, the last turn I have discussed this question in which I have given the equipotential surface. This is question of S.C. Verma, and equipotential surfaces are at 10 centimeter apart and 0 to 30, that means the potential is increasing in this direction, and the equipotential surfaces are making angle 30 degree with the x-axis, and the question is find electric field. So the first part of the question is that draw the arrow, electric field arrow, which you can draw just looking at the equipotential surfaces. First point, the electric field arrow should be perpendicular to the equipotential surfaces. So draw a line which is perpendicular to the equipotential surfaces. Now the arrow should be in the direction from higher potential to lower potential. So you can easily see that from higher to lower potential, this is the arrow of the electric field vector. So we got electric field vector. Now we have to calculate the magnitude of this electric field vector. So method we have discussed in the last class, and I just want to discuss 2-3 points in that solution, that you know that we have to start with this formula. If we know the potential difference, we are asked to calculate electric field, then either this formula, or if we have to calculate electric field, then either this formula we have to use, or we have to use electric field is equal to minus dV upon dr if E and dr are in same direction. अगर एंगल है उनके बीच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आप जो चार्ज लेके चल रहे हो, E और dr के बीच अगर एंगल है तो ये फॉर्मूला, और अगर एंगल नहीं है E और dr यानी E के डायरेक्शन में ही आप चार्ज लेकर चल रहे हो, तो cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा. तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये E इज इक्वल टू dV अपॉन dr में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अदरवाइज हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, माइनस E डॉट dr. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्चुअली यहाँ भी आपको डेल्टा V लिखना चाहिए, ना कि dV. डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट r, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. और अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पैरेलल है तो ऑब्वियसली द फील्ड लाइंस विल ऑल्सो बी पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी. तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, या हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर E दिया है और डेल्टा V निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो ये 3 फॉर्मूले आपको E और V से रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं. क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि अगर जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ती है और हम पीछे से कोई भी रिलेटेड टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, तो हम उसको रिकॉल करते हैं. तो ये तीनों फॉर्मूले हमने एक बार फिर से रिकॉल किए. अगर आपको E पता करना है, V दिया है. अगर आपको E पता करना है, V दिया है. अगर आपको V पता करना है, E दिया है. ये तीनों फॉर्मूले एक ही कॉइन के डिफरेंट साइड्स हैं. तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाएं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना, dV डेल्टा V में और dr डिस्प्लेसमेंट r में.
अब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ई डॉट आर को, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस थीटा। मैं क्यों इसको यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखते हो तो कई बार हो सकता है कि एक माइनस साइन ई के मैग्नीट्यूड में आ जाए। वो माइनस साइन जैसा पिछले क्लास में आया था सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का कंसीडर करो, जो कि इस एक्सपेंशन में कर सकते हैं, तो वो माइनस साइन नहीं आएगा। तो अगर कन्फ्यूज़न होता है, लगता है कि नहीं कन्विंस हो रहे हैं, तो यूज़ दिस फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ई विल बी गिवन बाय एक्सपैंडिंग इट magnitude of r and cos theta, where theta is angle between e and r, e vector and r vector। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, ये तो इलेक्ट्रिक वेक्टर था और आपको हमेशा चार्ज लेकर किधर चलना है, फील्ड की डायरेक्शन में चलना है। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे और आपको ये 10 सेंटीमीटर दिया है तो r cos 60 हो जाएगा। तो E इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, या E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए और आपका जो डिस्प्लेसमेंट था उसका मैग्नीट्यूड था 10 सेंटीमीटर, ये E वेक्टर है, तो आप लिटरली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। E वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड दिस इज 10 माइनस 0, दिस विल बी माइनस 10 माइनस 0। तो मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो सिर्फ 10 उठाओगे, 10 क्योंकि सेंटीमीटर में है तो अपॉन 100, और एंगल इन दोनों के बीच का अगर ये 30 है तो ये 60 और ये 60 cos 60, और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो E की वैल्यू 200 वोल्ट पर मीटर आ जाएगी। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का क्यों ले लिया, क्योंकि हमने E की डायरेक्शन को रूल्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सेट कर दिया। तो आप फॉर्मूले का E डॉट आर का लिटरल यूज़ करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ R cos 60 cos थीटा। तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछली बार कर चुके थे। इसमें ये पॉइंट मुझे बताना था कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ R लोगे, आप इससे प्रॉब्लम नहीं है कि R फाइनल माइनस R इनिशियल करें, तो आपको वो जो एक माइनस साइन यहाँ आ रहा है, अगर किसी को लगे कि नहीं हम कन्विंस नहीं हो रहे इस बात से, तो आप लिटरली डॉट प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करो और यूज़ करो। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो क्योंकि इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन बना रहता है, तो हम एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस दी हुई हैं 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और पोटेंशियल प्लस एक्स डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर लेना, जो बहुत आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर हो, और फिर एरो कैसे डिसाइड किया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ड्रॉ कर लिया। अब ई पता करना है, तो सिंपली क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, आप देख रहे हो equipotential surfaces are parallel to each other, so field lines will also be parallel to each other, so potential difference will be minus E dot R, ठीक है ना। dV is equal to E dot dr की जगह यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, V फाइनल माइनस V इनिशियल। आपको हमेशा चार्ज लेकर फील्ड की डायरेक्शन में ही चलना है, यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में चलना है। तो आप जो नोन क्वांटिटी है 100 वाली, उस डायरेक्शन में चार्ज को लेके चलो। तो ये आपका हो गया R, ये आपका हो गया E, तो इनके बीच का एंगल 45। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ E जो पता करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ R विच इज़ 100 अपॉन 100 cos थीटा cos 45, और फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे बेटा, तो हमेशा V फाइनल V इनिशियल से कम ही होगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा माइनस ही आएगी। और ये माइनस E, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ R cos 45, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10√2।
तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ आर कंसीडर करोगे तो आपको ये जो प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न है ये बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको पता है कि आपने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, आइदर इन द प्लस एक्स डायरेक्शन और इन द माइनस एक्स डायरेक्शन। दैट वेक्टर यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन, सो यू नो अबाउट इट। सो आई होप कि अब इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत तेज़ी से ये सोल्यूशन आप लोगों को कर लेना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन पर ही दूसरी तरह से जो सवाल पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, और कन्फ्यूज़न बिल्कुल हम इस क्लास में इसका हटा देना चाहते हैं। तो हम एक क्वेश्चन वैसा कंसीडर कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सब मेथड बता दूंगी जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए चाहिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। एक्चुअली आपको ए बी, बी सी और सी ए साइड्स या डिस्प्लेसमेंट्स यूज़ करने हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मैग्नीट्यूड की यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं वी ए माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग? डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। क्यों यूज़ करने वाले हैं ये फॉर्मूला? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट अगर ए है और इनिशियल पॉइंट अगर बी है तो मतलब आप चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर कहाँ चल रहे हो? बी से ए। ठीक, तो मैंने सिर्फ इस लाइन को, इस पार्ट को हाईलाइट किया कि बी से ए आप चार्ज को लेके चल रहे हो। अब मेथड नंबर 1, जब आप बी से ए को चार्ज को लेकर चले तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? बी ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए। अगर इसके कंपोनेंट्स आप कंसीडर करो तो ये जो लेंथ है, जो एक्स कंपोनेंट है इस वेक्टर का, वो देखो उसका एरो निगेटिव एक्स है। अगर आप कंपोनेंट कंसीडर करो इस वेक्टर का तो वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है a cos 60। और जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये cos 60, ये 60 है तो ये 60 होगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये होगा a cos 60 और ये जो कंपोनेंट है ये होगा a sin 60। तो यहाँ पर हमको इसे करेक्ट करना पड़ेगा बेटा। इसका जो x कंपोनेंट है दैट विल बी a sin 60। इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ए बी ए वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे अगर हमें कंपोनेंट पता चल जाए तो? रिकॉल करो, वेक्टर को भी रिवाइज कर लो यहीं पर। बी ए का x कंपोनेंट दैट इज a cos 60 और i कैप, क्योंकि वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, देखो एरो, तो माइनस a cos 60 i कैप। ये माइनस वाई डायरेक्शन में है तो माइनस a sin 60 j कैप। तो सिंप्लीफाई होकर जो ये डिस्प्लेसमेंट बी ए है ये कितना आ गया? माइनस a 1/2 i कैप माइनस a √3/2 j कैप। तो हमने क्या किया, इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे और चुपचाप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। बढ़िया तरीका है, जहाँ कन्फ्यूज़न हो आप इसे इस्तेमाल करो, सही आंसर पर पहुँचोगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, क्या किया मैंने, देखो कि मैंने ओरिजिन को इस कॉर्नर पे ले लिया। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है, तो ई नॉट आई कैप प्लस एक्स डायरेक्शन में है। ठीक, और आर, वेक्टर आर हमने ऑलरेडी लिख लिया। अब हम लोग ई डॉट आर चुपचाप कर देंगे।
VA minus VB is minus E dot R, E dot R, और आपको डॉट प्रोडक्ट करना पता है, आपका आंसर आ जाएगा E नॉट A by 2। अब यहाँ क्रॉस चेक करना है कि ये सही आया कि गलत। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में A पहले पढ़ रहा है या B पहले पढ़ रहा है। जब आप E की डायरेक्शन में चल रहे हो तो A पहले आएगा, B उसके बाद आएगा, यानी B का पोटेंशियल A से कम होना चाहिए। तो VA को VB से हायर होना चाहिए, तो VA माइनस VB को पॉजिटिव आना चाहिए, और वो आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ये हो गया मेथड नंबर 1। जब जो जहाँ सही लगे, आसान लगे, इस्तेमाल कर लो। अब इसी सवाल को करने का मेथड नंबर 2 देखो। हमने फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को जैसे था बना लिया। BA को, क्योंकि VA माइनस VB है, तो ऑब्वियसली आपको चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से A लेकर जाना होगा, और उस ड्यूरेशन में जो वर्क डन है वही आपको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो हमने BA वेक्टर बना लिया। अब हमने VA माइनस VB बराबर माइनस E डॉट R लिखा, और फिर E डॉट R को एक्सपैंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ R cos 120। 120 कहाँ आया, बस ये ध्यान से देखने की बात है। दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल मिला के रख दो, तो जो उनके बीच छोटा एंगल होता है उसे उन दोनों के बीच का एंगल कहते हैं। जैसे दो वेक्टर्स के बीच के एंगल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उनको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये E वेक्टर है और ये R वेक्टर है आपका। अब आप देखिए, E वेक्टर को आपने जैसे था बना लिया, R वेक्टर को जैसे था बना लिया, और तुम्हें क्या पता, ये एंगल पता है, और अगर ये एंगल पता है तो तुम्हें ये 60 पता है। यानी अगर इसको E वेक्टर को थोड़ा पीछे बढ़ाएं तो ये एंगल 60 है। तो टेल टू टेल E और R को मिला के रखा, तो ये उनके बीच का एंगल 120, और एक एंगल ये है जो बड़ा वाला है, ये नहीं, ये वाला एंगल इनके बीच का एंगल मानेंगे। क्या क्लियर हुआ कि जब कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो इस मेथड का यूज़ करो, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E डॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ R A, और एंगल बिटवीन देम cos 120, cos 120 माइनस हाफ, माइनस गया, आपको क्या मिला, वही जो पहले मिल रहा था। लेकिन ये मेथड दूसरा है, इसमें हमने E और R पता किए, वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ E पता किया, मैग्नीट्यूड ऑफ R पता किया, और E और R के बीच का एंगल, और फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड भी बहुत जगह तुम्हें बहुत छोटा आंसर दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। ये E वेक्टर, ये वही AB वेक्टर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें B से A ले जाना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस ड्यूरेशन में जो काम किया है वही वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 1, दैट विल गिव मी पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कहा कि हम B से A, ज़रूरी है कि ऐसे ही जाए, हम इजी मेथड लेते हैं। हम B से पहले P जाएंगे और फिर P से A जाएंगे। फ़ायदा क्या है, जब आप B से P जाओगे तो आप फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे, ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होंगे, वर्क डन 0। जब आप P से A जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सीधा उल्टा चल रहे हो। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो E, ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये ऑब्वियसली A/2 हो जाएगा, ऊपर से जो परपेंडिकुलर आया है वो A/2 बाइसेक्ट करेगा इस लाइन को, तो ये E वेक्टर R A/2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R A/2 cos 180, क्योंकि E इधर और R इधर।
तो ये तरीका क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे कर देता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सिर्फ या तो परपेंडिकुलर होगा ई और आर, और या ई और आर 180 डिग्री होगा, या ई और आर 0 डिग्री होगा, अगर आप इस तरीके से रास्ते चुन लो। अगर आपको B से C जाना होता तो आप पहले B से P आते और फिर P से C चले जाते। तो ये तरीका कि जब आप स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर और पैरेलल और एंटी पैरेलल रास्ते चुनकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो कि एक्चुअली किसी एंगल पर है फील्ड से, लेकिन आप उस एंगल पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको इस तरीके से सिंप्लीफाइड डिस्प्लेसमेंट में, जो कि कैलकुलेशन इजी है जिसमें, उसमें तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि B से पहले P गए तो VP माइनस VB क्या हो जाएगा, E डॉट R यानी 0, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल R और E के बीच में। फिर B से A गए तो VA माइनस VP इज फिर से E डॉट R, तो E मैग्नीट्यूड ऑफ R और एंगल दोनों के बीच 180। आपको फिर से वही आंसर मिल गया। ये तीसरा मेथड। और अब आप इन तीनों मेथड्स का यूज़ अलग अलग तीनों मेथड पर प्रैक्टिस करो कि जिस केस में जो मेथड आपको ज़्यादा इजी सॉल्यूशन दे आप वो कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट पूछता है VC माइनस VB। अब आपको फाइनल कहाँ पहुँचना है, C। कहाँ से, B से। तो देखो सिर्फ BC को हाईलाइट किया है, यानी आपको B से C यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है। जो वर्क डन है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसी वर्क डन को कैलकुलेट करते हुए हम इस फॉर्मूले को पाए थे। तो VC माइनस VB विल बी माइनस E डॉट R। अब चलो फटाफट देख लेते, कोई मेथड उठा लो। E नॉट I कैप वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर R, इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा। अब देखो ये टोटल 60 था ना, ये एंगल 60 था, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30 होगा आधा। तो ये क्या हो गया, A sin 30, ये क्या हो गया, A cos 30। तो अगर आप R को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, A sin 30 प्लस I कैप, और ये देखो माइनस y डायरेक्शन में है तो A cos 30 माइनस के साथ J कैप। और अब सीधे डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको सिर्फ माइनस E नॉट A/2 मिल जाएगा। बाकी दोनों मेथड भी प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने वेक्टर को E वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखा, R वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखा, और R वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बहुत आसान है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं फिर से बता दूँ बेटा, वेक्टर R को हाईलाइट कर लोगे, जहाँ जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उन दो पॉइंट्स के बीच आप इस तरीके से वेक्टर बना लोगे। इसकी टेल होगी जिस पर से चले और इसका हेड होगा जहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद इस वेक्टर के कंपोनेंट्स देख लोगे, और कंपोनेंट x कंपोनेंट I कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। प्लस x डायरेक्शन में है तो प्लस I कैप, माइनस x डायरेक्शन में है कंपोनेंट तो माइनस I कैप। और फिर E और R वेक्टर का सिंपल डॉट प्रोडक्ट जैसे कि सीखा है वेक्टर प्रोडक्ट में। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना था VA माइनस VC, सॉरी VC माइनस VA, ये कैलकुलेट करना था। ये थर्ड पार्ट था आपका। तो अब हमने देखो सिर्फ उस पार्ट को हाईलाइट किया है जो इस पार्ट के लिए ज़रूरी है। अगर आपको VC माइनस VA चाहिए तो फाइनल क्या है C और इनिशियल क्या है A, तो आपने AC वेक्टर बना दिया, E नॉट वेक्टर आपको दिख रहा है। अब आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो हमने देखा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई वेक्टर फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। E और R पैरेलल हैं,
तो हमने कहा सीधे यूज़ कर लेते हैं, ई डॉट आर को एक्सपेंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और इनके बीच का एंगल 0, आ गया आंसर। क्रॉस चेक करना है तो देखा सी आगे है, ए पीछे है, सी का वोल्टेज ए के वोल्टेज से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आंसर नेगेटिव आना चाहिए, आ रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको V और E के रिलेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये वो पार्ट था जहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और ख़ासकर साइन की गलतियाँ, जिन्हें समझ भी आ जाता है वो साइन की मिस्टेक्स बहुत करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर हमको बढ़िया लॉजिक इस्तेमाल करना है, तो उनमें से एक है क्वेश्चन नंबर 46 एच.सी. वर्मा का। मैंने एच.सी. वर्मा के काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इन क्लासेस में, उसमें कुछ बचे रह गए हैं जो मुझे लगता है कि आपको लॉजिक के लिए मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए, और उनमें से एक ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम and carrying charge this much is at rest in a uniform horizontal electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है 20 किलोवोल्ट पर मीटर। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। तो रफ में डायग्राम बनाने से विजुलाइजेशन आसान हो जाता है। जैसे ये पेंडुलम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में इस तरीके से रेस्ट पर होता, इक्विलिब्रियम में होता, टेंशन ऊपर होता और mg नीचे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन हो जाए तो अब इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, mg भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड के ऑपोजिट। तो अब एक्चुअली ये रेस्ट पर कैसे आएगा? ये जो QE है ये इसको इधर खींचना शुरू करेगा। जब ये इस तरीके से शिफ्ट होने लगेगा तो इसकी थ्रेड में टेंशन चेंज होने लगेगा, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, और इसी टेंशन का एक कंपोनेंट QE को बैलेंस करेगा। जब ये हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये कहाँ इक्विलिब्रियम में आएगा? अगर हमें ये सीधे लॉजिक लगाना है तो हम इन दोनों वेक्टर्स को जो इस पर एक्ट कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट कहीं पैरेललोग्राम पूरा करके देख लेते हैं, यहाँ कहीं होना चाहिए। अब ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट, यही डिसाइड करेगा कि ये थ्रेड किस डायरेक्शन में सेटल होगी फाइनली, क्योंकि इस रिजल्टेंट को टेंशन फोर्स, टोटल टेंशन फोर्स बैलेंस करेगा और ये पेंडुलम रेस्ट पर आ जाएगा। तो हमने सिचुएशन क्लियरली समझ ली कि क्या हो रहा है। तो अब सवाल है कि टेंशन कितना? अरे टेंशन इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो टेंशन इज QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में। अब Q इंटू E, और ये मिलीग्राम में दिया है तो इसको पहले ग्राम में और फिर किलोग्राम में चेंज किया, और G10 ले लिया, इसको सॉल्व किया। तो टेंशन सिंपली इतना आ गया। अच्छा सवाल क्यों था ये? क्योंकि ये दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में पेंडुलम के इक्विलिब्रियम को, उसकी कंडीशन को आपको सोचने पर फोर्स करता है, इसलिए ये सवाल अच्छा था। और सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय मुश्किल सवालों में फंसे रहने के। अगर आपको सुंदर लिखना है तो आपको अल्फ़ाबेट्स पहले अच्छे से आने चाहिए, फिर इजी वर्ड्स आने चाहिए। जब आप इजी वर्ड्स पर कंफर्टेबल होंगे तब आप कुछ बढ़िया वोकैबुलरी डेवलप करेंगे, और तब आप ग्रामर का यानी रूल्स का यूज़ करके अच्छा लिख पाएंगे। तो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो भी बच्चे मुश्किल सवालों में फंसे रहते हैं और उन्हें लगता है कि मुश्किल सवाल करने से उनको सक्सेस मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, मैंने उनको हमेशा फेल होते देखा है। कॉन्सेप्ट पर काम करो, सवाल होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट पर काम करो। घर कितने रास्तों से पहुंच सकते हैं, जब ये बात तुम्हें पता होती है और एक रास्ते पर चलते हो और दिक्कत आती है तो तुम्हें पता रहता है कि किधर से मुड़कर दूसरा रास्ता ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम नई जगह जाते हैं तो बहुत सीधा एड्रेस हो तो भी हम कंफ्यूज होते हैं।
हम घर ढूंढने में बहुत दिक्कत 4 बार पूछते हैं, उसी घर के रास्ते से बार बार निकलते हैं और हमें घर नहीं मिलता, और बहुत देर बाद हम वहाँ उस सॉल्यूशन पर, उस घर पर पहुँच पाते हैं। क्या आपको फील हो पा रहा है कि वो कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, कोचिंग्स है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, और फॉर्चुनेटली आपको गाइडेंस के नाम पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो बड़ा तबका बच्चों का जो वाकई चाहता है कि वो अच्छा करे, उसमें से एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही अच्छा कर पाता है बेटा, क्योंकि जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, वो रास्ता मंजिल की तरफ नहीं है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट, जितनी देर खुद पढ़ोगे ना, वो काउंट करेगा। आप कोचिंग में कितनी देर पढ़े, आप स्कूल में कितनी देर पढ़े, आपने एक और कोचिंग लगा ली, मतलब पहले जेई की कोचिंग, फिर बोर्ड के लिए कोचिंग, दूसरा आदमी बोलेगा तो तुम्हें कैसे समझ आएगा बेटा? दूसरा आदमी तैरेगा तो तुम्हें तैरना कैसे आएगा? तुम्हें तैरने के लिए तो खुद ही तैरना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम्हारे लिए फैसिलिटेट कर रही हूँ चीज़ों को, लेकिन पढ़ना तुमको होगा। अपने हाथ से लिखे नोट्स होने चाहिए। नोट्स और कॉन्सेप्ट्स को समझना मन से करो। ऐसे नोट्स हों कि जब आप दोबारा देखो ना तो उनको देखकर पढ़ने का दिल करे, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कोटेशंस अच्छे लगते हैं, पोएटिक लाइंस अच्छी लगती हैं, आप अपने नोट्स को रसमय बनाइए ना। पढ़ रहे हैं तो दिल से पढ़ो भाई। मैं पढ़ा रही हूँ तो बहुत दिल से पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत इन्जॉय हो रहा है, तो पढ़ने वाला भी वो इन्जॉयमेंट लेगा, तो उसे कॉन्सेप्ट उतरते चले जाएंगे अपने आप। आगे बढ़ते हैं।